गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रेस्क्रिप्शन की। आपके सिलेबस में प्रेस्क्रिप्शन है, तो इसमें हम बात करते हैं कि प्रेस्क्रिप्शन क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं और इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रेस्क्रिप्शन क्या होते हैं ना। तो प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि आप लोग जानते हैं कि जो डॉक्टर पर्चे लिखते हैं वो प्रेस्क्रिप्शन कहलाता है ना, उसको हम प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रेस्क्रिप्शन है एक रिटन ऑर्डर होता है, मतलब लिखित आदेश होता है ना। और इसको कौन लिखता है? इसको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इसको लिखता है, मतलब ये डॉक्टर लिखता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर मतलब डॉक्टर, या इसको हम फिजिशियन बोलते हैं ना। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है एक रिटन ऑर्डर होता है जो कि मेडिकल प्रैक्टिशनर, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिखता है। और ये या फिर रिटन ऑर्डर होता है, लिखित आदेश होता है जो फार्मासिस्ट के लिए होता है। और ये आदेश क्या आदेश दिया जाता है इसमें कि आप जो स्पेसिफिक ड्रग है उसको पेशेंट के लिए डिस्पेंस कीजिए, है ना, या फिर उसके लिए कंपाउंड कीजिए। ठीक है, मतलब एक डॉक्टर जो है एक लिखित आदेश देता है फार्मासिस्ट के लिए कि वो किसी पेशेंट के लिए दवा डिस्पेंस करे, है ना। ठीक है, तो ये प्रेस्क्रिप्शन का मतलब होता है। ठीक है, अब देखिए प्रेस्क्रिप्शन जो है वो मेनली दो टाइप्स के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला टाइप जो है वो हो सकता है आपका प्री कंपाउंडिंग प्रेस्क्रिप्शन, है ना। तो ये ऐसे प्रेस्क्रिप्शन है जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग जिसमें लिखी हुई होती है ना। ठीक है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज दवाइयाँ बनाती हैं, जैसे टैबलेट्स हुई वेरियस कंपनीज की, है ना। तो ये कहलाते हैं प्री कंपाउंडिंग प्रेस्क्रिप्शन। और सेकंड है आपका एक्सटेम्पोरेनियस प्रेस्क्रिप्शन, है ना। तो इसमें ये किस टाइप के प्रिस्क्रिप्शन होते हैं? ये ऐसे प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जो फार्मासिस्ट खुद प्रिपेयर करते हैं ना। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पहले टाइम में देखा होगा कि जो कंपाउंडर्स होते थे वो वेरियस पाउडर्स को मिक्स करके डोज बनाते थे, है ना। तो ये वो प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं ना, एक्सटेम्पोरेनियस प्रेस्क्रिप्शन। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेस्क्रिप्शन की, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं प्रेस्क्रिप्शन में। तो इसमें जनरली जो पार्ट्स हैं वो तीन पार्ट्स होते हैं ना। सबसे पहला जो पार्ट है वो है हेडिंग, है ना, दूसरा है बॉडी और तीसरा है क्लोजिंग। अब इस हेडिंग में ही बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि डेट हुआ। आपने देखा होगा कि किसी भी प्रिस्क्रिप्शन में ऊपर डेट लिखी हुई होती है। फिर उसका नाम हुआ, एज हुई, सेक्स हुई, तो एड्रेस हुआ, ये सारी चीज़ें आपकी सारी हेडिंग्स में आती हैं ना। ठीक है, ओके। डेट, पर्सनल डाटा ऑफ पेशेंट, जिसमें नाम, उम्र, उसका लिंग और पता लिखा हुआ होता है ना। फिर सेकंड पार्ट होता है बॉडी, है ना। इसमें सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन और सब्सक्रिप्शन तीन पार्ट होते हैं बॉडी पार्ट में ना। फिर लास्ट है आपका क्लोजिंग, इसमें सिग्नेचर होते हैं फिजिशियन के और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह इसमें इंक्लूड होता है ना। ठीक है, तो एक एक करके फिर हम सारे जो पार्ट्स हैं इनकी बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो जो सबसे पहला पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का वो है डेट, है ना। डेट क्यों इम्पोर्टेंट होती है? क्योंकि इस वाले पार्ट से फार्मासिस्ट को ये पता लग जाता है कि डॉक्टर ने ये जो दवा लिखी हुई है ये किस डेट पे लिखी हुई है। ठीक है, और ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ दवाएं जो होती हैं उनकी आदत पड़ जाती है ना, हैबिट फार्मिंग होती है, मतलब उनकी लत लग सकती है ना। कुछ नारकोटिक दवाएं होती हैं जिनकी लत लग सकती है, तो ऐसी दवाओं के अगर डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो इस केस में डेट का लिखा होना इम्पोर्टेंट होता है, ताकि फार्मासिस्ट को ये जानकारी रहे कि ये दवाइयाँ लिखी कब गई थी, है ना। ऐसा ना हो कि पुराने प्रेस्क्रिप्शन पे जो पेशेंट है वो बार बार दवा ले रहा हो, है ना। हो सकता है उसको हैबिट हो चुकी हो उन दवाओं की और वो मिसयूज़ कर सकता हो। इसलिए अगर डेट नहीं लिखी होगी तो बार बार वो प्रिस्क्रिप्शन को मिसयूज़ कर सकता है और लत पड़ने वाली दवाओं को वो बार बार खरीद सकता है ना। तो इसलिए उस पर डेट क्लियर कट लिखी होनी चाहिए, जो प्रिस्क्रिप्शन है उस पर, है ना। ठीक है,
ओके। और एक चीज़ और है कि इस डेट से हमें ये अंदाज़ा भी लग जाता है कि कितने बार जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको रिफ़िल करना है ना? और कितनी बार उसको दवा देनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका पार्ट है नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, है ना? तो ये पार्ट भी लिखा होना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि जो फार्मासिस्ट है वो प्रिस्क्रिप्शन को आइडेंटिफाई कर सके, है ना? कि हो सकता है एक ही नाम के या एक ही एज के एक से ज़्यादा पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो, तो जो फार्मासिस्ट है वो प्रॉपरली जो पेशेंट है उसको नेम से रिकॉग्नाइज कर सकता है ना? अगर नेम सेम है दो पेशेंट के तो फिर एज से रिकॉग्नाइज करेगा वो, है ना? अगर नेम और एज दोनों सेम है तो फिर जो सेक्स है, लिंग है, उससे भी रिकॉग्नाइज किया जा सकता है पेशेंट को, है ना? और अगर बहुत सारे सिमिलरिटी हैं प्रिस्क्रिप्शन में तो एड्रेस लास्ट में जो है वो कंफर्मेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है ना? कि पेशेंट कौन सा है, ठीक है? तो ये हो गया इम्पोर्टेंस ऑफ नेम, एज, सेक्स एंड एड्रेस, है ना? क्यों लिखा होना चाहिए, है ना? अगर प्रिस्क्रिप्शन में कोई भी इंफॉर्मेशन मिसिंग है ना? तो ये जो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट हैं इनको इंक्लूड किया जा सकता है फार्मासिस्ट के द्वारा, है ना? लेकिन इसके लिए उनको प्रॉपर इंक्वायरी करनी पड़ेगी पेशेंट से, है ना? ठीक है। और एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट है, ये क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यही एज वगैरह जो है ये हमें बताती है कि चिल्ड्रन को कितना डोज हमें देना है ना? कैलकुलेशन में हमें हेल्प मिलती है। एज बेस्ड कैलकुलेशन होते हैं जो पेशेंट के लिए, चाइल्ड पेशेंट के लिए, वो एज बेस्ड कुछ फार्मूले होते हैं जिनसे हम डोज कैलकुलेट करते हैं ना? तो एज लिखा होना इसलिए भी ज़रूरी होता है ताकि हम बच्चों के लिए डोज कैलकुलेट कर सकें, ठीक है? फिर आता है थर्ड पार्ट जो है वो है सुपरस्क्रिप्शन, है ना? तो ये एक सिंबल होता है RX जिसको हम बोलते हैं, है ना? ये सिंबल होता है, इसको हम सुपरस्क्रिप्शन बोलते हैं ना? तो ये लैटिन वर्ड है ना? और इसका मीन होता है यू टेक, है ना? ठीक है, दाओ टेक या यू टेक। ये जो सिंबल है ये ओल्ड समय में ये कंसिडर किया जाता था कि ये जुपिटर के चिन्ह से इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है? जो कि गॉड ऑफ हीलिंग है ना? मतलब जो रिकवरी देते हैं, ये भगवान का चिन्ह के रूप में ओरिजिन है ना? ठीक है। और ये जो सिंबल है वो पुराने समय में एक रिक्वेस्ट या प्रार्थना के तौर पे यूज़ किया जा सकता था, जाता था। भगवान से एक प्रार्थना होती थी जो पेशेंट की क्विक रिकवरी के लिए करी जाती थी, है ना? तो एक मीनिंग इसका ये भी है ना? तो ये जो सुपरस्क्रिप्शन है ये एक टाइप से RX जो सिंबल है उसको हम बोलते हैं ना? ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका पार्ट इसमें इंस्क्रिप्शन, है ना? ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या होता है? दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर, है ना? तो ये जो इंस्क्रिप्शन है ये मेन पार्ट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन का, है ना? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं, है ना, उनके नाम और क्वांटिटी लिखी हुई होती है ना? ठीक है, जैसे कि उसमें 4 दवाएँ हैं या 4 पाउडर्स हैं, तो कितना कितना कौन कौन सा पाउडर लेना है, उनके नाम और उसकी क्वांटिटी कितने कितने मिलीग्राम या ग्राम इंग्रेडिएंट लेना है, ये उसमें लिखा होता है इंस्क्रिप्शन वाले पार्ट में ना? ठीक है। द नेम ऑफ ईच इंग्रेडिएंट इज रिटन ऑन अ सेपरेट लाइन अलॉन्ग विद इट्स क्वांटिटी, है ना? तो हर इंग्रेडिएंट अलग अलग लाइन में लिखा होता है, ठीक है, और उसकी सामने क्वांटिटी लिखी हुई होती है, कितने मिलीग्राम या ग्राम लेना है, ठीक है? ठीक है। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन की हम बात कर रहे हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं ना, उसमें ये वाला पार्ट जो है इंस्क्रिप्शन पार्ट, ये फिर से सब डिवाइड होता है 3 पार्ट में, है ना? बेस, एडजुवेंट और व्हीकल, है ना? ठीक है। तो बेस में क्या होता है, जो एक्टिव मेडिकामेंट होती है या ड्रग बोलते हैं जिसको, है ना, जिससे हमें फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट मिलना है या थेरापेटिक इफेक्ट मिलना है, उसको हम बेस में लिखते हैं, ठीक है? उसको हम बेस बोलते हैं। फिर एडजुवेंट मतलब क्या होता है ना? तो इट इज़ इंक्लूडेड आइदर टू एनहांस द एक्शन ऑफ मेडिकामेंट और टू इम्प्रूव द पैलेटेबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन, है ना? तो एडजुवेंट इनको हम एक्सीवेंट भी बोलते हैं, मतलब ड्रग के साथ में कुछ और इंग्रेडिएंट जो ऐड होते हैं
जो कि मेडिकामेंट के एक्शन को एनहांस कर देते हैं, है ना, या फिर उसकी पैलेटेबिलिटी को एनहांस करते हैं, है ना, वो कहलाते हैं एडजुवेंट, है ना। ठीक है, मतलब हमारी जो ड्रग है उसके इफेक्ट को बढ़ाने के लिए या उसकी पैलेटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसमें जो इंस्क्रिप्शन है, उसमें लास्ट पार्ट है व्हीकल, है ना। ठीक है, तो इट इज़ इंक्लूडेड इन द प्रेस्क्रिप्शन आइदर टू डिसॉल्व द सॉलिड ingredient और टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, है ना। तो व्हीकल जो है उसके दो काम होते हैं, या तो जो सॉलिड कंटेंट है उसको डिसॉल्व करने के लिए यूज़ होता है ना, या फिर द वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके, वॉल्यूम मेकअप करने के लिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट है इसमें सब्सक्रिप्शन, है ना। तो दिस कंप्राइजेस डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, ये चीज़ याद रखना कि डायरेक्शन होते हैं सब्सक्रिप्शन में, है ना। इसमें फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है, इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है, और कितने डोज आपको इसमें डिस्पेंस करने हैं। ठीक है, ओके। और नेक्स्ट पार्ट है आपका सिग्नेचर या सिग्ना, है ना। तो इसमें डायरेक्शन होते हैं टू बी गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो इसमें भी इंस्ट्रक्शन होते हैं या डायरेक्शन होते हैं, लेकिन ये पेशेंट के लिए होते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो है ये फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, और जो सिग्ना होता है या सिग्नेचर है ये पेशेंट के लिए डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करना है, ड्रग को कैसे आपको लेना है। ठीक है, ओके। और सिग्नेचर जो है उसको हम साइन सिग के रूप में लिखते हैं प्रेस्क्रिप्शन में, है ना। और इसमें क्या क्या हो सकता है इंस्ट्रक्शन, क्वांटिटी टू बी टेकन और अमाउंट टू बी यूज्ड, है ना, मतलब कितने मिलीग्राम या ग्राम का ड्रग आपको लेना है। ठीक है, फिर फ्रीक्वेंसी एंड टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन, मतलब फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आपको लेना है। ठीक है, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने बार ड्रग लेनी है, और टाइमिंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कितने टाइम बाद लेनी है ना, किस टाइम लेनी है, सुबह दोपहर शाम, या 4-4 घंटे के अंदर अंतर से, 6 घंटे के अंतर से, है ना। फिर नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब आपको ओरल लेनी है, मुंह से लेनी है, या आपको पेरेंटल लेनी है, मतलब इंजेक्शन या बॉटल लगती हैं जो, है ना, और या फिर आपको टॉपिकली या फिर आपको स्किन पे लगानी है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में, है ना। तो ये भी इंस्ट्रक्शन आपके इसी में सिग्नेचर में आती हैं। फिर लास्ट है इसमें द स्पेशल इंस्ट्रक्शन सच एज डाइल्यूशन डायरेक्शन, ना कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पाउडर फॉर्म में ड्रग आती हैं, उनको रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ता है डिस्टिल वाटर के साथ में, या फिर कुछ ड्रग्स जो होती हैं वो बहुत कंसनट्रेटेड फॉर्म में होती हैं, तो हमें उनको डाइल्यूट करना पड़ता है वाटर या व्हीकल ऐड करके, है ना। ठीक है, तो ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। तो सिग्नेचर में इतनी सारी चीज़ें आती हैं जो पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं रिन्यूअल ऑफ इंस्ट्रक्शन, है ना। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, है ना, प्रिस्क्रिप्शन जो है उसको कितनी बार रिन्यू करना है, मतलब एक ही प्रिस्क्रिप्शन पर आप कितनी बार दवा ले सकते हो, ये रिन्यूअल कहलाता है ना। ठीक है, तो आप लोगों को कई बार क्या होता है, डॉक्टर जो होता है वो बार बार एक ही प्रिस्क्रिप्शन को रिफ़िल करने को बोलता है, मतलब दवाइयाँ चेंज नहीं करता है, वो एक ही प्रिस्क्रिप्शन से दवाइयाँ लेने को बोलता है ना। ठीक है, तो द प्रेस्क्राइब इंडिकेट ऑन एवरी प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर वेदर इट मे बी रिन्यूड एंड इफ सो हाउ मेनी टाइम्स, है ना, मतलब कितनी बार प्रिस्क्रिप्शन को रिफ़िल करना है और रिन्यू किया जाना भी है कि नहीं किया जाना है, ये इंस्ट्रक्शन आपके रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन में लिखे होते हैं ना। ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पर्टिकुलरली इन द प्रिस्क्रिप्शन कंटेनिंग नार्कोटिक एंड हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स टू प्रिवेंट मिसयूज, है ना। देखिए रिन्यूअल यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है जब कोई ड्रग आपकी नार्कोटिक टाइप की हो या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हो जो डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हो, है ना। तो यहाँ पे रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन ज़रूरी होते हैं कि कितनी बार उस प्रेस्क्रिप्शन पे जो पेशेंट है वो दवा ले सकता है, क्योंकि अगर ड्रग नार्कोटिक है या हैबिट फॉर्मिंग है, लत लग सकती है उसकी या आदत लग सकती है, तो यहाँ पे हो सकता है पेशेंट उसका मिसयूज़ कर सकता है ना। अगर उसमें रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन नहीं है तो हो सकता है वो एक से ज़्यादा बार या दो से ज़्यादा बार उस
प्रिस्क्रिप्शन पे वो दवा ले ले, है ना। तो ये लीगल काम रोकने के लिए या मिसयूज़ रोकने के लिए हम रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन लिखे होने ज़रूरी होती है हमारे लिए, है ना। फिर लास्ट पार्ट है इसमें सिग्नेचर, सॉरी सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रेस्क्राइबर, है ना। तो ये जो डॉक्टर होते हैं उनके साइन होनी चाहिए प्रेस्क्रिप्शन में, उनका एड्रेस होना चाहिए है हॉस्पिटल का, क्लिनिक का, और डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन नंबर भी होना चाहिए, है ना। ठीक है, ओके। It is very important, particularly in the prescription containing narcotic and habit-forming drug, to prevent misuse, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि जो पेशेंट है उसको लत लग चुकी हो किसी नारकोटिक ड्रग की या हैबिट फॉर्मिंग ड्रग की, और वो गलत तरीके से जो है वो प्रेस्क्रिप्शन फर्जी टाइप का बना के जो फार्मासिस्ट है उसके सामने प्रेजेंट कर दे, है ना। इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जो डॉक्टर है उसके साइन और उस हॉस्पिटल का एड्रेस लिखा होना चाहिए, ताकि अगर वेरीफाई करने की ज़रूरत पड़े तो वो भी किया जा सके, है ना। ठीक है। फिर ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन है जिसका यहाँ पे फॉर्मेट ये डला हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सारे पार्ट आपको दिखेंगे, यहाँ पे सबसे ऊपर डेट है ना। ठीक है। फिर इसके बाद इसका पेशेंट का नाम है, उसकी एज है, उसका लिंग भी लिखा हुआ है और एड्रेस भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ से सुपरस्क्रिप्शन है, जो साइन RX है, सुपरस्क्रिप्शन है। फिर इसके बाद ये इंस्क्रिप्शन पार्ट है जिसमें आपके इंग्रेडिएंट उनकी क्वांटिटी लिखी हुई है, ठीक है। हर अलग अलग लाइन में अलग अलग जो है वो इंग्रेडिएंट लिखे हुए हैं और उनकी क्वांटिटीज़ लिखी हुई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है जो कि एक फार्मासिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं कि आपको मिक्सचर बनाना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये नेक्स्ट है आपका सिग्नेचर है, इसमें पेशेंट पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं कि आपको ड्रग कैसे लेनी है, कितनी बार लेनी है, किस रूट से लेनी है, ये सारी चीज़ें, है ना। और लास्ट में आपका रिफिल इंस्ट्रक्शन है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन है कि इसको एक बार, दो बार या तीन बार रिन्यू किया जा सकता है। और ये सिग्नेचर है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर और नेम ऑफ द फिजिशियन, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी गई हैं। तो ये कंप्लीट प्रिस्क्रिप्शन है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, है ना। ठीक है, तो ये इतना पार्ट होते हैं प्रिस्क्रिप्शन के, और प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है ये आज मैंने आपको डिस्कस किया। आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीज़ें। थैंक यू एवरीवन।